नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। हमने रक्त के संगठन को जाना था, ब्लड कार्पल्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में हम बात कर रहे थे रक्त समूह के और उसकी वंशानुगति की हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिससे सामान्यतः आप परिचित हैं, जिसका नाम है रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी हमें चोट लगती है या हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं, तो हमारे उस स्थान से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वह खून बहना रुक जाता है। उस स्थान पे एक क्लॉट बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, जिसको हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों उस स्थान से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर यह प्रक्रिया ना हो, ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया अगर नहीं हो तो क्या होगा। तो अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो उस स्थान से खून बहना नहीं रुकेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड क्लोटिंग एक जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को बचाए रखने के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन कौन से कारक या कौन कौन सी क्रियाएं इसके लिए उत्तरदायी हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर के माध्यम से विस्तार से बात करेंगे। ब्लड क्लोटिंग या जिसको ब्लड कोगुलेशन कहते हैं, इसको हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। हीमोस्टेसिस है वो अनेक विधियों के द्वारा संपन्न होता है, यानी इस हीमोस्टेसिस के दौरान कई क्रिया विधियाँ संपन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं वेस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन और क्लॉट का घुलना, डिजोल्यूशन ऑफ क्लॉट। वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब है कि जिस स्थान पे रक्तवाहिनी क्षतिग्रस्त होती है, उस स्थान की रक्तवाहिनी संकीर्णित हो जाती है, उसका व्यास कम हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाती है, वह प्रक्रिया वेस्कुलर स्पैज्म कहलाती है। वेस्कुलर स्पैज्म के बाद में उस स्थान की जो प्लेटलेट्स हैं वो एक स्थान पे एकत्रित हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, आसंजित हो जाती हैं, और वह प्रक्रिया जिसके कारण प्लेटलेट्स एक स्थान पर एकत्रित होकर आसंजित हो जाती हैं और एक प्लग का निर्माण कर देती हैं, उसको प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहते हैं। और उस प्लग बन जाने के कारण से उस स्थान से खून का जो बहना है वो रुक जाता है। प्लेटलेट प्लग बन जाने के बाद में उस स्थान पे क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। क्लॉट का मतलब होता है कि हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जिसको फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो एक घुलनशील प्रोटीन है और ये अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाती है। और फाइब्रिन प्रोटीन में जब ये बदलती है तो फाइब्रिन एक नेटवर्क या एक जाल बना देता है, और वही जो जाल या नेटवर्क है वही क्लॉट कहलाता है। तो फाइब्रिन का बना हुआ क्लॉट जो है वो खून के बहाव को पूर्णतया रोक देता है। उसके बाद में जो क्लॉट बना है उसको डिजोल्व किया जाता है। जब खून का बहना रुक जाता है तो फिर ये क्लॉट वहाँ से रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है, और वह जो प्रक्रिया है वो डिजोल्यूशन या रिमूवल ऑफ क्लॉट कहलाती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रियाएं, ये 4 प्रक्रियाएं इस हीमोस्टेसिस के दौरान संपन्न होती हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेस्कुलर स्पैज्म की। वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब है कि वह धमनी जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, किसी स्थान की धमनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका जो वर्तुल पेशी स्तर है, उस वर्तुल पेशी स्तर की जो पेशियाँ हैं वो संकुचित होती हैं, और संकुचित हो जाने से उस स्थान में जो धमनी है उसका व्यास कम हो जाता है, उसकी मोटाई कम हो जाती है, और उस स्थान पे खून का बहाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आयतन कम होगा तो वहाँ से जो खून का बहाव है वो भी कम हो जाता है, और यह प्रक्रिया वेस्कुलर स्पैज्म कहलाती है। वेस्कुलर स्पैज्म जो है वो एक न्यूरोजेनिक रेफ्लेक्स के रूप में भी प्रारंभ हो सकता है और मायोजेनिक रेफ्लेक्स के रूप में भी प्रारंभ हो सकता है। न्यूरोजेनिक रेफ्लेक्स का मतलब है कि अगर वेस्कुलर स्पैज्म का उद्भव एक केवल तंत्रिकाओं के द्वारा हो तो वह न्यूरोजेनिक होगा, और यदि उसमें मांसपेशियां भी पार्टिसिपेट करती हों तो वो मायोजेनिक रेफ्लेक्स होता है। तो ये न्यूरोजेनिक अथवा मायोजेनिक हो सकता है। उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया है वो प्लेटलेट प्लग का निर्माण होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है? जिस स्थान की धमनी क्षतिग्रस्त होती है उस स्थान की जो एंडोथीलियम कोशिकाएं हैं, जैसे ही उन कोशिकाओं के संपर्क में प्लेटलेट्स आती हैं तो वह प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। सामान्यतः जब रक्त बहता है तो हमारी जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम यानी जो आंतरिक उपकला है,
उसके साथ प्लेटलेट्स आसंजित नहीं हो पाती हैं क्योंकि स्मूथ होती है, वह चिकनी होती है। लेकिन क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम के संपर्क में जैसे ही प्लेटलेट्स आती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद में वो अपनी सरफेस पे एडीपी अणु को शो करती हैं, और उस एडीपी अणु की उपस्थिति के कारण दूसरी प्लेटलेट्स आकर उससे जुड़ जाती है, उससे आसंजित हो जाती है, और इस कारण से एक के बाद एक प्लेटलेट्स उस स्थान पे आके जुड़ जाती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं, और यह प्रक्रिया जिसके कारण असंख्य प्लेटलेट्स उस स्थान पे इकट्ठी हो जाती हैं वह प्लेटलेट जो प्लग है उसका निर्माण कर देती हैं। एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में काम करते हैं। उसमें प्रमुख है सीरोटोनिन और दूसरा है थ्रोम्बेक्सोन A2। तो सीरोटोनिन और थ्रोम्बेक्सोन A2 जो है वो एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी वाहिका संकीर्णक कहलाते हैं। तो उस स्थान की धमनी को संकीर्णित कर देते हैं, उसके व्यास को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हैं वो एडीपी अणु को भी रिलीज करती हैं, वो अपनी सरफेस पे एडीपी अणु को शो करती हैं, जिससे दूसरी प्लेटलेट्स उससे आकर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार अनेक प्लेटलेट्स उस क्षतिग्रस्त स्थान पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर एक जो प्लग है वो बन जाता है, वह प्लेटलेट प्लग कहलाता है। प्लेटलेट प्लग के बन जाने के बाद में अगला जो चरण होता है वह ब्लड क्लोटिंग का होता है, रक्त स्कंदन या ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का होता है। क्लॉट का मतलब होता है कि हमारा जो रक्त है वो सामान्यतः तरल अवस्था में रहता है, लेकिन जब वह क्षतिग्रस्त होता है तो उस स्थान का जो ब्लड है वो एक अर्ध ठोस के रूप में बदल जाता है, और उसके कारण से वहाँ से जो रक्त है वो नहीं बह पाता, उसका बहना बाहर बहना वो रुक जाता है। तो रक्त का अपनी तरलता को खो देना और एक अर्ध ठोस रचना में परिवर्तित हो जाना, यही क्लॉटिंग कहलाती है। तो क्लॉटिंग कैसे होती है? क्लॉटिंग को सीधे अर्थों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो मैं ये कहूँगा कि क्लॉटिंग का मतलब है कि ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फाइब्रिन में बदल जाना। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो सोल्यूबल प्रोटीन होती है, और फाइब्रिन जो है वो एक अघुलनशील प्रोटीन होती है, और ये फाइब्रिन प्रोटीन है वो ही एक जाल का निर्माण करती है, एक इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाती है जिसको क्लॉट कह देते हैं। और ये जो फाइब्रिन का जो नेटवर्क है या जो जाल है ये उस प्लेटलेट जो प्लग है उसके साथ जुड़ जाता है और उस स्थान से खून का बहना रुक जाता है। लेकिन फाइब्रिन का निर्माण कैसे होता है और वो फाइब्रिन का जो नेटवर्क है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक ऐसे प्रोटीन भाग लेते हैं, ऐसे कारक भाग लेते हैं जिनको रक्त स्कंदन कारक या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ये रक्त स्कंदन कारक जो हैं वो अब तक ऐसे 13 कारक खोजे जा चुके हैं, और इन 13 कारकों को रोमन संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है, वह क्रम उसके खोजे गए क्रम के अनुसार है। यानी कारक फर्स्ट का मतलब है कि वह कारक सबसे पहले खोजा गया, उसी प्रकार से कारक सेकंड उसके बाद में खोजा गया, कारक थर्ड उसके बाद में खोजा गया। क्लॉटिंग की प्रक्रिया के दौरान वे किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं ये उसके ऑर्डर के अनुसार तय नहीं होता है, वो एक अलग प्रकार का क्रम होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रम निर्धारित किया गया है वो उसके खोजे जाने के क्रम के अनुसार है। ये 13 जो कारक हैं इनका निर्माण लीवर में होता है और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये 13 कारक कौन से हैं इसको आप समझ लीजिए। कारक फर्स्ट फाइब्रिनोजन, कारक सेकंड प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन का पूर्ववर्ती होता है, कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर चौथा कारक कैल्शियम आयन, पांचवा कारक प्रोएक्जिलेरिन या जिसको लेवाइल कारक भी कहते हैं जो बहुत कम अस्थायी होता है, कारक 6 जिसको एक्जिलेरिन कहते हैं, कारक 7 प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल कारक, आठवां जो कारक है वो एंटी हीमोफिलिक कारक कहलाता है, इसकी कमी से हीमोफीलिया ए नामक आनुवंशिक बीमारी हो जाती है। नौवां कारक पीटीसी या क्रिसमस कारक कहलाता है। स्टुअर्ट कारक होता है, 10वां कारक जो है वो स्टुअर्ट कारक है। कारक नंबर 11 जिसको प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती कहते हैं। 12वें नंबर का कारक हैगमैन कारक होता है, और कारक नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 13 कारक ब्लड क्लॉटिंग के दौरान भाग लेते हैं। इन कारकों के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, ये ध्यान में रखना। कई बार एक ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के दौरान भूमिका निभाता है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, तो वह विटामिन के है। कुछ कारक हैं जिनकी कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है जिसमें खून का बहना नहीं रुक पाता है।
प्राकृतिक रूप से जिसमें रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। 3 प्रकार का हीमोफीलिया देखने को मिलता है। हीमोफीलिया ए जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये कारक नंबर 8 की कमी से होता है। हीमोफीलिया बी 9th कारक के कमी से होता है, और हीमोफीलिया सी है वो 11वें कारक की कमी से होता है। तो इस प्रकार से ये रक्त स्कंदन कारक हैं जिनको रोमन अक्षरों में लिखा जाता है। ये किस प्रकार से रक्त स्कंदन में भूमिका निभाते हैं? तो रक्त स्कंदन की संपूर्ण क्रियाविधि कैसे होती है, इसकी हम आगे बात करते हैं। जब भी हमें चोट लगती है तो या तो हमारी केवल एंडोथीलियल है वो डैमेज होती है, या फिर उसके आसपास के जो ऊतक हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने में केवल एंडोथीलियम या केवल ब्लड है वही पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर आसपास के जो टिश्यूज हैं वो भी भूमिका निभा रहे हैं। इसके आधार पे इसके जो पथ है या जो पाथवे है वो 2 प्रकार का होता है। एक पाथवे जिसमें केवल ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ही ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, जिसको आंतरिक पथ या इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया जिसमें टिश्यू है वो भी भूमिका निभाते हैं, जिसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे है जो धीमी गति से संपन्न होता है, इसमें केवल प्लाज्मा ही भूमिका निभाता है। 3 से 6 मिनट इसको प्रारंभ होने में लग जाते हैं, और यह क्षतिग्रस्त रक्तवाहिनी के संपर्क में जैसे ही रक्त आता है वैसे ये प्रारंभ हो जाता है। बाह्य जो पथ है या एक्सटेंसिव पाथवे है जिसमें आसपास के जो टिश्यू हैं वे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कुछ सेकंड्स में यानी तीव्र गति से ये संपन्न हो जाता है, और ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने से ये प्रारंभ होता है। तो दोनों पाथवे अलग अलग हैं और अलग अलग कारक इन दोनों पाथवे के दौरान भूमिका निभाते हैं, लेकिन अंत में जो चरण हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं, और इसके कारण ही अंततः जो फाइब्रिन का निर्माण करने वाला जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण करने वाला जो फैक्टर है या जो एक्टिवेटर है उसका निर्माण होता है। तो दोनों पाथवे हैं वो किस प्रकार से संपन्न होते हैं, इसको इस टेबल के द्वारा हम या इस रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की, जो केवल ब्लड में प्रेजेंट होता है। जैसे ही जो क्षतिग्रस्त एंडोथीलियम है या जो रक्तवाहिनी है उसके संपर्क में ब्लड आता है, और तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कारक नंबर 3 है वो सक्रिय हो जाता है। कैल्शियम आयन इस दौरान यानी कारक जो 4 है वो भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम आयन उसका उपस्थित होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जब चोट लगती है तो उस स्थान पर चूना लगा दिया जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस संपूर्ण पाथवे के दौरान, चाहे वो एक्सटेंसिक पाथवे हो या इंट्रिंसिक पाथवे हो। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वह कारक नंबर 12 को एक्टिवेट कर देता है। कारक नंबर जो 12 है वो कारक नंबर 11 को एक्टिवेट करता है। कारक नंबर जो 11 है वो फिर कारक नंबर 9 को एक्टिवेट करता है। कारक नंबर 9 एक्टिवेट होके कारक नंबर 10 को एक्टिवेट करता है। इस दौरान 8वां कारक और कैल्शियम आयन भूमिका निभाते हैं। तो फाइनली जब कारक नंबर जो 10वां है वो एक्टिवेट हो जाता है, और कारक नंबर जो 10 है वो उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के एक्टिवेट होने तक इस दौरान इस इंट्रिंसिक पाथवे में हमने देखा कि कारक नंबर 12, कारक नंबर 11, कारक नंबर 9 और कारक नंबर 10, कारक नंबर 8, कैल्शियम आयन और कारक नंबर 3 ये सभी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर बात करें एक्सटेंसिक पाथवे की, जो ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने से प्रारंभ होता है, ये तीव्र गति से यानी कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाता है। इस दौरान कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सीधा कारक नंबर 7 को एक्टिवेट करता है, और सक्रिय कारक नंबर 7 है जो कारक नंबर 10 को एक्टिवेट करता है। तो फाइनली इस पाथवे में भी कारक नंबर जो 10 है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेटेड कारक नंबर जो 10 है या फैक्टर 10 है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक असक्रिय रूप है, एक निष्क्रिय रूप है जो थ्रोम्बिन के रूप में सक्रिय हो जाता है। थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बदल देता है, और फाइब्रिन जो है वो फिर उस स्थान पे एक जाल बना देता है। वह जो जाल है वो प्लेटलेट प्लग के साथ जुड़ के क्लॉट का निर्माण कर देता है। तो फाइब्रिन जो है वो फाइनली एक नेटवर्क बना देता है जिसको फाइब्रिन का क्लॉट कहते हैं। तो फाइब्रिन से फाइब्रिन क्लॉट के बनने के दौरान उसको स्टेबलाइज करने के दौरान कारक नंबर जो 13 नंबर जो कारक है या कारक नंबर 13 है वो भूमिका निभाता है, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। कैल्शियम आयन का उपस्थित होना यहाँ भी आवश्यक है।
तो इस प्रकार से ये संपूर्ण क्लॉट बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे के रूप में संपन्न हो सकती है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों से प्रारंभ होता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे है वो केवल ब्लड प्लाज्मास में ही संपन्न हो जाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे तीव्र गति से संपन्न होता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा धीमी गति से संपन्न होता है। अल्टीमेटली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है और जिससे फाइब्रिन का क्लॉट बन जाता है। क्लॉट के बनने के बाद में वहाँ का जो प्लाज्मा है वो फिर आगे की तरफ बहने लगता है। जो क्लॉट है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, जिससे प्लाज्मा आगे की तरफ बहने लगता है। तो वह जो प्लाज्मा आगे बहता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अनुपस्थित होते हैं, जिसको सीरम कहा जाता है। तो सीरम से तात्पर्य है कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अनुपस्थित हों वह सीरम कहलाता है। क्लॉट बनने के बाद में ऊतकों की मरम्मत प्रारंभ हो जाती है, रक्तवाहिनी की मरम्मत भी प्रारंभ हो जाती है, और उसके बाद में जब खून का बहना रुक जाता है तो कुछ समय के बाद में क्लॉट जो है वो उस स्थान से घुलना या उसका रिमूवल होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। तो फाइब्रिनोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो फाइब्रिनोलाइसिस की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो क्षतिग्रस्त एंडोथेलियल कोशिकाएं हैं वो एक एक्टिवेटर को स्रावित करती हैं। वह एक्टिवेटर एक प्लाज्मिनोजन नामक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, और प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन को तोड़ के एक प्रोडक्ट में बदल देता है जिसका फैगोसाइटोसिस किया जा सके। तो वह फाइब्रिन है जिसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, उसको वहाँ पचा दिया जाता है, और इस प्रकार से जो क्लॉट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो फाइनली वो जो क्लॉट है वहाँ से हटा दिया जाता है। क्षतिग्रस्त जो एंडोथेलियम है उससे की भी मरम्मत हो जाती है, ऊतक जो है वो भी रिपेयर हो जाते हैं, और जो घाव है वो भर जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया हीमोस्टेसिस कहलाती है, रक्त स्कंदन कहलाती है। रक्त स्कंदन का नियमन कैसे होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः जब रक्त हमारी धमनियों में या हमारी रक्त नलिकाओं में बहता है तो उसका क्लॉट नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं। जब रक्त बहता है कहीं से भी ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स का आसंजन नहीं होता है, वो एंडोथेलियम से नहीं जुड़ पाती है, क्योंकि एंडोथेलियल जो सेल्स हैं या एंडोथेलियम जो है उसकी लाइनिंग है वो स्मूथ होती है, और स्मूथ होने के कारण प्लेटलेट्स उससे आसंजित नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, जो थ्रोम्बिन एक बार एक्टिवेट हो गया है वो आगे से आगे क्लॉट का निर्माण क्यों नहीं करता? तो इसका कारण ये है कि जैसे ही एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है उसके लिए रिसेप्टर जो है वो एंडोथेलियल सेल्स पे पाए जाते हैं। जैसे थ्रोम्बिन उन रिसेप्टर से जुड़ता है वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है, जिससे आगे क्लॉटिंग जो है वो जारी नहीं रहती है। तीसरा कारण ये है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें हिपेरिन जैसा कारक उपस्थित होता है, जो एक एंटी कोगुलेंट के रूप में काम करता है, प्रति रक्त स्कंदक कारक होता है, जो रक्त स्कंदन कारकों को निष्क्रिय कर देता है। उस कारण से भी सामान्यतया रक्त स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। यानी रक्त स्कंदन तभी प्रारंभ होता है जब हमें चोट लगती है और हमारा खून का बहना प्रारंभ होता है, प्लेटलेट प्लग का निर्माण होता है, और उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को इस व्याख्यान के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्याख्यान के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।